गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी फैक्ट हैं उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उसी का यह पार्ट 4 है। तो यह वीडियो बड़ा होगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें से जो भी क्वेश्चन होंगे वो इनसे ज़्यादा बाहर का नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, यहाँ देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्थापित हुआ है? देख लीजिए, यही हुआ है 1987 में लागू होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य वर्ष 1990 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उनके इस्तेमाल को 1986 के स्तर तक लाना था। और इसका संबंध किससे था? तो ओजोन गैस का जो क्षति हो रहा है, ओजोन परत का जो क्षति हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए था। हेलसिंकी घोषणा 1989। हेलसिंकी घोषणा क्या है? तो यह ओजोन परत पर ग्रीन हाउस गैसों के दुष्प्रभाव को लेकर की गई थी कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपभोग को 2000 तक समाप्त करने की बात कही गई। लंदन सम्मेलन 1990। यह विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा आयोजित किए गए इस सम्मेलन में कार्बन उत्पादन को खत्म करने के लिए क्रमशः 2000 तथा 2010 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किसमें? तो लंदन सम्मेलन। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। यह पर्यावरण के तापमान के स्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए इससे संबंधित उपायों का प्रस्ताव कहाँ? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसमें इस तरह की बातें कही गई थी। कोपेनहेगन सम्मेलन। तो कोपेनहेगन सम्मेलन 1992, इस सम्मेलन में यह माना गया कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हानिकारक गैसों का उत्सर्जन है। अतः इन गैसों में कार्बन टेट्राक्लोराइड 1986 तक के स्तर, CFC 1986 तक के स्तर, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो वर्ष 2030 तक व वर्ष 2000 तक हाइड्रोजन गैस को पूर्णतः समाप्त किया जाना इसका लक्ष्य रखा गया था। कहाँ? तो कोपेनहेगन सम्मेलन की बात हो रही है। नैरोबी सम्मेलन, ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित 12वां सम्मेलन नैरोबी में हुआ, जिसमें विश्व के 189 देशों ने भाग लिया। इसी बैठक में दिसंबर 2007 में बाली में भी एक जलवायु सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया गया। बाली सम्मेलन में भी यह भी तय किया गया जाने का प्रावधान किया गया कि वर्ष 2013 से 2017 तक के मध्य कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी की जानी चाहिए, साथ ही ग्रीन हाउस उत्सर्जन संबंधी नई संधि लागू करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की समय सीमा भी 2012 में समाप्त हो जाएगी। नैरोबी में क्या हुआ कि यह सम्मेलन कोई विशेष योगदान देने में असफल रहा। नैरोबी सम्मेलन के कुछ बिंदु पॉइंट देख लीजिए। इसमें क्या था? 35 औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में बेलारूस को भी सम्मिलित किया गया तथा बेलारूस ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन मामले में क्योटो संधि पर विश्वास जताया। सम्मेलन में गरीब देशों के पर्यावरणीय विकास हेतु कोष का निर्माण करने का योजना था, लेकिन आज तक उस कोष में अमीर देश उतना पैसा नहीं दे सके जितना देना चाहिए था। विश्व जलवायु सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में 3 से 15 दिसंबर 2007 तक इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित नुसा दुआ में विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 193 देशों के 11,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाली सम्मेलन के दौरान क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई तथा जलवायु परिवर्तन पर क्योटो संधि के स्थान पर नई संधि लागू करने पर की सहमति दी गई थी। नई संधि के अंतर्गत ही वर्ष 2009 के अंत में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक दौर की वार्ता भी आयोजित की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, वे लोग ब्यौरा दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 10% नियम क्या है? इसको हम लोग लिंडमान का नियम भी कहते हैं। तो यह ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंध है। कौन? तो 10% का नियम। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम बताइए। तो जीव से जैविक मंडल तक, जीव का सबसे अधिक क्या हो सकता है? जनसंख्या। जनसंख्या से क्या बनेगा? समुदाय। समुदाय से एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, और यह पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ रहेगा? तो भूदृश्य में रहेगा। स्वपोषी यानी स्वपोषक स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता, यानी ये उत्पादक हैं। परपोषी यानी विषम पोषण
पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है तो वे क्या है, द्वितीयक उत्पादकता, यानी कि जो साग सब्जी यानी शाकाहारी खाने वाले जीव है उनको खा लिया और वह हट्टा कट्ठा मोटा हो गया तो क्या कहाएगा, तो वह कहाएगा द्वितीयक उत्पादकता, जैसे कि शाकाहारी जीव। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होगा, तो घटेगा। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं क्या होगा, कुछ प्रजातियों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण मकरों, मकड़ियों, तितलियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट होगी। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसका, तो जीव और वातावरण के मध्य का। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहेंगे। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने क्या लिखा था, इनको यही लिखा था उन्होंने, ओकोलॉजी नाम से। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह किसने बताया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताता है। किसने बताया था, तो यूजीन ओडम ने बताया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है के रूप में जाने, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है, उसको क्या कहेंगे, वह है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है जिसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, क्या है, यह खुला तंत्र है, बंद नहीं है, याद कर लीजिए। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन क्या है, तो जीव यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं किसका, तो इकोसिस्टम का। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण खेत होता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वो धान का खेत। खाद्य स्थल, वन और मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। झील, दिया, समुद्र, दियारा इलाका हो रहा है, दियारा आदि आते हैं, तो क्या है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है कहलाती है, क्या कहलाएगी, वह वहन क्षमता कहलाएगी। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का है नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है तो वह लगभग 97% भाग पर। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, उसको क्या कहेंगे, खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। वन जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिकीय संतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है उसको क्या कहेंगे, वृक्ष का कटना। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है किसको, सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस को, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाद्य पदार्थ खा जाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठन नहीं है, तो यह वायु क्या है, अजैविक है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वह क्या है, कवक, जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। तो क्या है, किसका, तो पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ता है कौन, तो अपघटक। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ किसका है, तो यह अपघटकों का रोल अदा कर रहा है, यानी भूमिका अदा कर रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी और हिरण। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। अपघटक यानी डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं कौन, तो चींटी का नाम आएगा। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि मांसभक्षी होने पर श्रेणी में आएगा। यानी साग सब्जी का अगर मनुष्य सेवन करेगा तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि मांसभक्षी का अगर वह सेवन करेगा तो वह द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन, उत्पादक की बात हो रही है, उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन्स, ये उत्पादक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अपघटकों में उत्पादक घटक, उसका नाम है हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप यहाँ देखिए प्लांट यानी पौधे हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से क्या करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है हरे पौधे। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है वे कहलाते हैं, क्या कहें जाएंगे, वे खाद्य यानी फूड है। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय यानी वन वे है, यूनिडायरेक्शनल यानी वह रिवर्स न होगा। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव द्वारा। जीव भर का पिंड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवधार के रेखाचित्रीय निरूपण को कहते हैं जीवभार का पिरामिड। स्तरीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है सीधा, हमेशा सीधा होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित होगा, क्योंकि सांप मेढक और चूहा को खाता है और मेढक और चूहा टिड्डे को खाते हैं और टिड्डे कहाँ तो घास पर रहते हैं। अतः यह कितने स्तर से होकर गुजरा है, इसलिए डीडीटी का हर एक जब एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाएगा तो डीडीटी का सांद्रण बढ़ जाएगा। अतः सांप सबसे सर्वोच्च कोटि का है, इसलिए इसमें डीडीटी का मात्रा सबसे अधिक है। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं क्या है, तो ये जैव अनिम्नकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, डाकू है कौन, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण करने की शक्ति के कारण क्या घोषित किया गया है, पर्यावरण का शत्रु। वृक्ष को जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यूकेलिप्टस लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। जिस जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं वे हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील व जलाशय। बहते जल के आवास लैंटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे लैंटिक नहीं वो कहेंगे लोटिक। लैंटिक मतलब क्या, जो स्थिर पानी का आवास हो, और लोटिक यानी गतिशील जैसे नदी का आवास। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर का। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री। पारिस्थितिकी तंत्रों में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र।
जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया था गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी संतुलन में से संबंधित नहीं है, तो पारिस्थितिकी संतुलन ये असंतुलन पैदा करता है। कौन? औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। जिस आंदोलन का नारा था उसका नाम था चिपको आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था, उसको क्या नाम था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिणी भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपीको आंदोलन। क्या नाम था? एपीको आंदोलन। चिपको आंदोलन स्थित है पादप संरक्षण से। किसको? पादप संरक्षण से। पारिस्थितिकी, यहाँ देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है, याद रखिए। पारिस्थितिकी तंत्र ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टॉन्सले ने किया था। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं कहलाते हैं वियोजक यानी डिकम्पोजर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही होगा तो सबसे अधिक मैग्रोव, फिर घास स्थल, उसका झील और सबसे कम महासागर का होगा। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता होगी तो सबसे कैसे? तो उसका अधिक उत्पादकता होगा। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, जैसे पोषित। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होती है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, इस तरह से होगा, वन वे। ऊर्जा का न तो सृजन होता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार। किसके? तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। मतलब विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकरण हो पाता है। इसको क्या कहेंगे? सिंपल शब्द सुनिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे, मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यानी एक जीव से दूसरे सिस्टम में कैसे होगा? तो मात्र 10% ही आगे जाएगा, 90% बर्बाद हो जाता है। इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहा जाता है 10% भाग। सर्वप्रथम गौण पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑर्टिज नेस ने, या इसी को हम लोग लिंडेमान का नियम कहते हैं। आगे देखिए, पारिस्थितिकी निश्चय या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो नाम याद कीजिए, ग्रीनेल ने। क्या नाम था? ग्रीनेल। पारिस्थितिकीय पदछाप यानी फुट प्रिंट की माप है तो भूमंडलीय हेक्टर में इसकी माप की जाती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है और बढ़ा देती है, उसको क्या कहेंगे? पदछाप के आकार को, यानी फुटप्रिंट का साइज क्या है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1992 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण सुधार के लिए लागू किया गया था 1986 में। जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता यानी अधिनियम जो अधिनियम था लागू किया गया वर्ष 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वन संरक्षण 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। किसका? तो व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। वह जो एक समर्थन सेवा, उसको क्या कहेंगे? पोषण चक्र और फसल परागण। जैव वानिकी यानी बायोनोमिक्स मतलब जैव वानिकी के संबंध में सही है। यह पारिस्थितिकीय का पर्याय यानी साइनोनियम है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का
तात्पर्य क्या होगा, जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है लॉ यानी नियम। बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। उसको क्या कहेंगे, पिकना क्लाइन। क्या कहेंगे उसको, पिकना क्लाइन। मतलब जीवन के नियम किसी जल निकाय में घनत्व, जीवन का जो नियम जो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग पिकना क्लाइन। ये देख लीजिए, किसी जल निकाय में जल प्रवणता को प्रदर्शित करता है कौन, तो उसको कहेंगे हेक्लोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान के परिवर्तन को दर्शाता है उसको क्या कहेंगे, थर्मोक्लाइन। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी ओवरलैपिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। किसका, तो पोषकों को स्तर पर लाकर। इसमें क्या होगा, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, यानी नीचे से पानी ऊपर आएगा उसको कहेंगे अपवेलिंग और ऊपर से पानी नीचे जाएगा उसको कहेंगे डाउनवेलिंग। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को संघनन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे, समुद्री उत्प्रवाह यानी कि अपवेलिंग। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है। इसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विनियमित यानी रेगुलेशन है, रेगुलेट किया गया है। घास फसलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में, जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है घास की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण के किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, पहले होगा नगनीकरण यानी कि पहले कुछ नहीं है वहाँ पर, उसके बाद में होगा प्रवास यानी कोई माइग्रेशन करेगा, कहीं से प्रवास करके कहीं पर जाएगा तो वहाँ का माइग्रेंट हो गया यानी स्थापन हो गया, फिर वहाँ पर आएगा तो प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया के बाद में क्या होगा, वहाँ पर अस्थायी होगा तो स्थिरीकरण हो जाएगा। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण यानी सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। किसने, तो एफ क्लीमेंट ने दिया था। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है उसको क्या कहेंगे, अनुक्रमण कहेंगे। वह प्राकृतिक पिंड जो विच्छेदित एवं अवक्षयित पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है यानी परत के रूप में, तथा यह पृथ्वी के पतले आवरण के रूप में ढकता है। क्या कहलाता है, मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी की बात हो रही है। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो उसका नाम है सोलम, और सोलम क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। मृदा संरचना कितने प्रकार की होगी, तो यह 4। एक को कहेंगे प्लेटी, प्रिज्मी, ब्लॉकी, गोलाकार। क्या होगा, प्लेटी, प्रिज्मी, ब्लॉकी, गोलाकार, यानी मृदा संरचना 4 प्रकार के। मृदा वर्ग कणों को वर्गीकृत करने की मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं, 2। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग प्रणाली, दूसरा है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली। मृदा में उपस्थित जल को क्या कहते हैं, मृदा जल। मृदा जल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होगा केशकीय, एक होगा गुरुत्व और एक होगा आर्द्रता ग्राही। केशकीय यानी कैपिलरी एक्शन में क्या होगा कि नीचे का जो मटेरियल है, जो पानी है, वह कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर आएगा और उड़ जाएगा। एक होगा गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल है वह नीचे की तरफ चला जाएगा। और एक होगा आर्द्रता ग्राही यानी जो पानी है, वो जो मिट्टी है उसको जो जल सोखने की उसमें कितनी क्षमता है। मृदा के भीतर ठोस पदार्थों से रहित जो रिक्त स्थान होते हैं उसको कहते हैं मृदा रंध्र यानी सॉइल पोर्स।
मृदा का वह गुण क्या कहलाता है जिसमें मृदा पर बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बना रहे, उसको करेंगे मृदा सुघट्यता। कौन सा जल 0.33 से 3.1 वायुमंडलीय दाब पर होता है तथा पौधों के लिए उपयोगी होता है, उसको कहेंगे कोशिका जल। मृदा कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? यह दो, एक कार्बनिक होगा एक अकार्बनिक होगा। लवणीय मृदा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो पीएच 8 से 8.5 से कम, विद्युत चालकता 4 से कम और डीएसएस और विनिमयन सोडियम यह 15 से कम। सॉरी, हम सब उल्टा बता दिए। लवणीय मृदा की प्रकृति किस प्रकार की होगी? तो लवण यानी क्षारीय है तो वह उसका पीएच मान 8.5 से ज़्यादा होगा, जबकि विद्युत चालकता 4 से कम होगी और विनिमय सोडियम 15 से कम होगा उसमें। क्षारीय मृदा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो पीएच मान 8.5 से और अधिक है तो वह क्षारीय है। हो गया, आगे देखिए। मृदा जिसमें एक बार न्यूनीकरण हो चुका है तथा पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है, इस क्रिया को क्या उसको कहेंगे? रिग्रेडेशन। रिग्रेडेशन। कृषि रसायन विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? कृषि रसायन विज्ञान के पिता, उनका नाम है लिबिग, जर्मन थे लिबिग। मृदा नमी जो 1/3 बार दाब पर हो क्या कहलाती है? फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी। 15 बार पर मृदा नमी क्या कहलाती है? उसको कहेंगे विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट। और इससे पहले क्या था? 1/3 बार पर फील्ड कैपेसिटी, 15 बार पर मृदा नमी क्या कहलाएगी? विल्टिंग पॉइंट। और टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर मृदा में कितने दबाव पर तक कार्य कर सकता है? तो टेंसियोमीटर मृदा में 0.8 बार दबाव तक कार्य करता है। मृदा रंग को किस विधि से मापते हैं? तो मुनसिल कॉलर मेथड। मुनसिल कॉलर मेथड। वह कौन सी क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक से अमोनिया बनती है? उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। वह क्रिया क्या कहलाती है जिसमें नाइट्रोजन का कार्बनिक रूप अकार्बनिक रूप में बदल जाता है? उसको कहेंगे मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। फसलों में एजोटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरिलम। एजेटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है? यह सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। मृदा नमी का लघु गणक जो किसी कॉलम की ऊंचाई सेंटीमीटर में दर्शाए क्या कहलाएगा? वह पीएफ कहलाएगा। नीलहरित शैवाल यानी बीजीय एक सूक्ष्म वनस्पति है जो वायु की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकरण करती है। किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो यह थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगभग कितनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है? तो लगभग 2.5 11,000 10,000 80,000 टन नाइट्रोजन होता है। एजोला क्या है? यह फर्न है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बीबी धवन रायन। बीबी धवन रायन। मृदा माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? एसएन विनोग्राडस्की। एसएन विनोग्राडस्की। निचली भूमियों में पानी भरा रहना क्या कहलाता है? वाटर लॉगिंग। मृदा के संगठन, जीवन एवं उसकी गतिशीलता तथा मृदा की उत्पत्ति, वितरण एवं लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो वह सॉइल पेडोलॉजी में करते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी किस प्रकार की मृदा में होती है? तो अम्लीय भूमि में। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है? चिकनी मिट्टी की। नींबू, पालक, चुकंदर व टमाटर मृदा में किस पोषक तत्वों के प्रति सूचक माने जाते हैं? गेस कीजिए। तो यह लोहा उपलब्धता के सूचक माने जाते हैं, यानी इनको खाइएगा तो आपके शरीर में लोहा का जो कमी है वह दूर हो जाएगा। कृषि योग्य मृदा का आदर्श कार्बन क्या है? तो नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 10।
नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित है? तो नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? सेमी एरिड मतलब आर्द्र है, थोड़ा सा मतलब कि आधा सूखा हुआ इलाका है वह, यानी कि थोड़ा बहुत बारिश होता है। तो जगह का नाम है पटनचेरू, हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस तो यह भोपाल में है। सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी लवणता की जांच के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो कहाँ यहाँ करनाल में है। आगे बढ़ते हैं। जर्नल ऑफ प्लांट एंड सॉइल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह नीदरलैंड से। जर्नल ऑफ सॉइल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कहाँ से प्रकाशित होगा? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम।